देखो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप में वेबसाइट बनाने का प्रोसेस क्या है। लेआउट तो हम बनाते ही हैं फ़ोटोशॉप में, वो तो आप डिज़ाइनिंग स्किल से बना सकते हो। कि आपने कोई बनाया डिज़ाइन वेबसाइट का लेआउट, तो वो बनाना इज़ नॉट ए बिग डील। उसमें रेक्टेंगल्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है। ठीक है, तो एक सेकंड यार होल्ड करना। तो लेआउट्स वगैरह हम बना सकते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि आपने एक लेआउट बनाया, इसमें इमेजेस लगा दी, टेक्स्ट लिख दिया, नेविगेशन बार बना दिया और पैराग्राफ टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, लेकिन उसको पूरा एक्टिव बनाना, यानी उन लिंक्स को एक्टिव करना, ठीक है, वो भी हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। और फोटोशॉप HTML कोड भी जनरेट कर देता है, यानी कि आपको HTML अगर नहीं भी आता तो भी आप फोटोशॉप के अंदर वेबसाइट बना सकते हो। कैसे बनाते हैं देखो, सबसे पहले एक जैसे वेबसाइट का लेआउट होता है, लेआउट बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स होते हैं। कहाँ गया यार, रख दिया भाई शर्ट में। शेप्स, एक लेआउट बना रहा हूँ, तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये एक वेबसाइट का लेआउट हो गया। सपोज इस तरीके का लेआउट है कि ऊपर बैनर है, बीच में नेविगेशन है, इसमें अलग अलग टैब्स होंगे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट जो होते हैं बेसिक, और बीच में कंटेंट एरिया, बॉडी पार्ट है, और नीचे फुटर है। ठीक है, अब ये सेम टू सेम मुझे एक बहुत बेसिक सा लेआउट है ये। ठीक है, तो ये लेआउट मैं फोटोशॉप में बनाऊंगा और उसमें मैं एक्टिव लिंक करूंगा। ठीक है, और इसका HTML कोड भी फोटोशॉप ही जनरेट कर देगा, हमें HTML खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए HTML कोडिंग होती है। ठीक है, तो फोटोशॉप लिख सकता है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है HTML का। तो इसमें CSS भी जनरेट हो जाता है, और टेबल्स में भी लेआउट दो तरीके से बनाते हैं हम, कि CSS के थ्रू बनाते हैं डिव टैग यूज़ करके, और दूसरा हम बनाते हैं टेबल्स के थ्रू लेआउट। ठीक है, तो कोड जनरेट करते हुए फोटोशॉप हमें ऑप्शन देता है कि हम टेबल में बनाएं या डिव में बनाएं। तो CSS कोड भी जनरेट कर सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। जितने ईमेलर्स वगैरह होते हैं वो सब टेबल लेआउट से बनते हैं। ठीक है, अब इस लेआउट को बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर बैनर है। ठीक है, इस बैनर में जो इसकी विड्थ है वो 800 पिक्सल है। ठीक है, और पूरी वेबसाइट के लेआउट की विड्थ जो है 800 पिक्सल है। नेविगेशन की विड्थ भी 800 पिक्सल है, मतलब सबकी 800 पिक्सल विड्थ है। लेकिन जो इनके वेरिएशन कहाँ आ रहा है, हाइट में। ठीक है, हाइट इसकी जैसे 200 पिक्सल है, इसकी 50 पिक्सल्स, इसकी 500 पिक्सल मान लेते हैं ब्लू वाले एरिया के, और ब्लैक वाले की अगेन 50 पिक्सल। तो यानी 200 पिक्सल, 50 पिक्सल, 500 पिक्सल और 50 पिक्सल, इस तरीके का लेआउट है, और 200 पिक्सल इसकी विड्थ है। तो अब मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसकी विड्थ 200 पिक्सल हो। तो मैं जाता हूँ फाइल में एक न्यू फाइल बनाई। न्यू फाइल बनाने के बाद वेब साइज़ लेता हूँ, और वेब साइज़ में क्या करना है, यहाँ से बनाते हैं इसकी विड्थ 800 पिक्सल। जो हमारी स्क्रीन होती है उसकी 1016 पिक्सल के आसपास होती है विड्थ। मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ कि राइट और लेफ्ट साइड में 100 पिक्सल वैकेंट एरिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इसकी हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। आर्टबोर्ड की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और इसे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद एक फ़ाइल बन जाएगी। तो ये फाइल बन गई। ठीक है, अब इसमें मेरे को, मैंने पहले से एक बैनर बना रखा है, तो मैं बैनर लगा देता हूँ, टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो, कैसा भी कैसा नहीं, जो आपका पसंद का हो। अब इसका मुझे साइज़ नीचे बड़ा करना 50 पिक्सल। बताओ कैसे करेंगे। उस कैनवस इस कैनवस का साइज़ मुझे नीचे की तरफ 50 पिक्सल बढ़ाना है।
विड्थ नहीं बढ़ानी, सिर्फ हाइट बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्रॉप टूल से हो सकता है। क्रॉप टूल से हम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसमें ये ले लिया, इसको ज़ीरो सेट कर दिया इस कॉर्नर पर, तो ज़ीरो यहाँ आ गया, यहाँ ज़ीरो आ गया, और इसकी विड्थ आप देख सकते हैं ज़ीरो से लेके 800 पिक्सल तक। हम गाइडलाइंस भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ आ गया, और इसको मैं 50 पिक्सल तक नीचे ले जा रहा हूँ, तो 250 पिक्सल हो गया। अब मुझे इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए मैं सी प्रेस करूँगा क्रॉप टूल, तो मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये अपने आप 50 पिक्सल तक बढ़ गया। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल द टाइम मेरे को खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एक गाइडलाइंस बनाते रहना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप मेरे लिए ये काम कर दे। अगर मैं चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप इसकी हाइट इंक्रीज़ कर दे, तो कैसे करेंगे? इस कैनवस की हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो कैसे करेंगे? हैं? डेटरेट ले तो रही नहीं, भूमिका के ड्रॉर में, वो लिफाफे में बड़े वाले। हाँ बताओ जल्दी से। किससे? मैंने क्लास में तो कोई है नहीं है, आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। तो ज़रा बताओ मुझे, इसका कैनवस का साइज़ बड़ा करना है नीचे की तरफ, कैसे करूँगा? कोई फ़ायदा हो रहा है तुम लोगों को पढ़ाने का? देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ। क्रॉप टूल से तो बड़ा कर ही सकते हैं हम, एक और तरीके से बड़ा कर सकते हैं। आप इमेज में जाओगे और यहाँ से कैनवस साइज़ लोगे, कैनवस साइज़ लिया और यहाँ देखोगे आपके विड्थ आ रही है 800 पिक्सल और हाइट आ रही है 200 पिक्सल। अगर मेरे को 50 पिक्सल इंक्रीज़ करना है, तो व्हाट आई डू कि यहाँ पे 250 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, अब 250 पिक्सल करने के बाद होता क्या है कि हाई विड्थ तो मैंने बिल्कुल छेड़ी नहीं है और हाइट हाइट की है। ओके करते हैं इसको। ओके करने से क्या हुआ, ये 25 पिक्सल ऊपर आ गया। ये ऑल फोर साइड्स बढ़ता है, राइट और लेफ्ट में इसलिए नहीं इंक्रीज़ हो रहा क्योंकि मैंने विड्थ उतनी रखी है। तो हाइट इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि दोनों साइड इसने हाइट इंक्रीज़ कर दी, 50 पिक्सल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25-25 पिक्सल। तो 25 पिक्सल टॉप पे लगा दिया, 25 पिक्सल बॉटम में लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बढ़ानी है सिर्फ और सिर्फ, अरे यार, तो मुझे बढ़ानी है सिर्फ नीचे ही नीचे हाइट। तो उसके लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ फिर दोबारा से, और अगेन आई विल गो बैक टू द इमेज मेन्यू एंड देन सेलेक्ट कैनवस साइज़। अब कैनवस साइज़ के अंदर क्या है कि ये सेंटर में है, ये तो इसको ऊपर कर दो। ऊपर करने के बाद क्या हुआ, ये नीचे वैकेंट एरिया हो गया, यानी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ नीचे हाइट बढ़ाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ 250 और ओके कर दिया, तो अब ये नीचे बढ़ गई हाइट। बट ऑल द टाइम मेरे को कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा कि अब जैसे 500 पिक्सल बढ़ाना है, अब 250 में 500 खुद से ऐड करना पड़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर 50 पिक्सल बढ़ाना है। इस तरीके से ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होगी तो मेरे लिए काम बढ़ गया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे कैलकुलेट खुद ना करना पड़े, तो वो भी ऑप्शन यहीं पे अवेलेबल है कि आप इमेज में जाओगे अगेन, और आई एम यूजिंग द सेम ऑप्शन, इमेज साइज़, ये कैनवस साइज़ कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन आ रही है रिलेटिव, तो रिलेटिव ऑन कर दो। रिलेटिव ऑन करने से हाइट और विड्थ देखो ज़ीरो दिख रही है, और इसे ऊपर कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे इंक्रीज़ करना है। तो रिलेटिव मतलब होता है कि इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू, तो जो 0 दिख रहा है कि 800 और 200 तो है ही, अब जितने वैल्यू डालूंगा तो वो इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर अब सिर्फ 50 पिक्सल डालता हूँ तो वो क्या होगा कि सिर्फ नीचे नीचे 50 पिक्सल बढ़ेगा 200 के अलावा। तो इसे ओके करते हैं। तो ये बेस्ट है तरीका कि आप इमेज साइज़ में जाओगे, कैनवस साइज़ में, और उसे रिलेटिव ऑन करोगे, और जितना इंक्रीज़ करना है उतना इंक्रीज़ करोगे, और किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना चाहते हो तो डायरेक्शन भी आप वहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ नीचे मैं बना लेता हूँ होम अबाउट अस सर्विसेज, एक लेयर बना लेते हैं, और इसमें कुछ एक रेक्टेंगुलर मार्की बनाया, ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट कंट्रोल D से सिलेक्शन रिमूव किया, और मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, होम, और इसका साइज कर दिया। इसकी एक कॉपी लगा दी, एक और लगा दी अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, हेल्प। तो इसी कॉपी से लगाई है,
कि सेम फॉन्ट और सारे सेम रहेंगी चीज़ें, कलर वगैरह। तो अब यहाँ इसको कर देंगे सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, तो मैंने कुछ ऑप्शन लगा दिए यहाँ पे। तो इसको यहाँ कॉर्नर में किया है और होम को भी यहाँ कर दिया है। तो मेरे को यहाँ इतनी स्पेस चाहिए बस। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो है गैप, बराबर करना है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो हेल्प और होम के बीच में सारी लेयर्स हैं, होम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हेल्प तक जा रहा है, तो होम को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ हेल्प को भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ ऊपर अलाइनमेंट क्या आ रहे हैं, तो इन सबको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, तो सेंटर अलाइन हो गए। और इन सबको मैं अब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इवनली। तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्टिकल होता तो यहाँ से कर सकते थे, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, तो एक बराबर दूरी पे आ गई है। ठीक है, आप इसे ठीक से करना चाहो तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो कि इनके बीच में गैप कम दिख रहा है, तो खुद मैनुअली भी कर सकते हो, फोटोशॉप से भी करा सकते हो। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब मुझे नीचे की तरफ इंक्रीज़ करना है इसको 500 पिक्सल, तो जाऊँगा इमेज, इमेज के अंदर कैनवस साइज़, कैनवस साइज़ में क्योंकि रिलेटिव ऑन है और इसे ऊपर कर दिया और नीचे 500 पिक्सल लिख दिया। बैकग्राउंड कलर येलो है, इसीलिए वो येलो कलर का बन रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ वाइट। तो वाइट कलर का इसने बड़ा कर दिया। अब मुझे 50 पिक्सल और इंक्रीज़ करना है, तो मैं 50 पिक्सल और इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इमेज, इमेज में कैनवस साइज़, कैनवस साइज़ में शो करता हूँ ब्लैक, और यहाँ कर दिया 50 पिक्सल और इसे ऊपर कर दिया और यहाँ कर दिया ओके। तो नीचे 50 पिक्सल ब्लैक कलर का बन गया। तो ये फुटर हो गया। आजकल तो बहुत बड़े बड़े फुटर चलते हैं, जितनी मेन्यू की ऑप्शंस होती हैं वो सब फुटर में आती हैं। क्या हो रहा है ये? अच्छा, लेयर मास्क सेलेक्ट कर रखा था। तो फुटर ले आए। फुटर को सेंटर लाइन करने के लिए कैसे करेंगे, फुटर की लेयर सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जो विड्थ जिसमें भी है, तो जैसे लेयर 1 की पूरी 800 पिक्सल विड्थ है, तो कंट्रोल के साथ दोनों लेयर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर दिया, सेंटर में आ गया। तो दो लेयर को सेलेक्ट करके भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। हैंड टूल पे डबल क्लिक किया फिट टू स्क्रीन करने के लिए, तो ये आ गया। तो ये मेरा लेआउट सा बन गया एक वेबसाइट का, सिंपल सा। उसमें टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, तो पैराग्राफ टेक्स्ट लिख देते हैं। और फॉन्ट साइज 12 रखूँगा। मेरे एक सेकंड यार, फैन बंद करना पड़ेगा, आवाज़ आ रही है। बताओ क्या कह रहे हो। हैंड टूल पर डबल क्लिक करने से स्क्रीन का जो व्यू वो फिट टू स्क्रीन हो जाता है। जो भी जितना बड़ा एरिया है ये सब फिट टू स्क्रीन हो जाता है हैंड टूल पर डबल क्लिक करने से। ठीक है, ये तो मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। कुछ ना हो रहा। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी 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 वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल।
ये देखो ये बन गया, और इसी की एक डुप्लीकेट। अच्छा, जैसे ये जिगजैग जिगजैग आ रहा है तो मैं इसको नहीं चाहता, तो क्या करूँगा कि यहाँ से जस्टिफाई कर दो इसको पैराग्राफ्स में। जस्टिफाई हो गया, हाइफनेट ऑन है कि हाइफन लगे हुए आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से। तो आप ऐसा कर सकते हो। इसी कॉपी लेने से पता लग गया कि कहानी ख़राब की है मैंने कुछ। तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, तो अब आप देख सकते हो कि आराम से मैंने एक लेआउट बना दिया, बहुत सिंपल सा बेसिक सा लेआउट, जिसमें एक बैनर है, नीचे नेविगेशन है और कंटेंट है और लास्ट में फुटर है। अब इसको मुझे क्या करना है कि HTML कोड जनरेट करना है। ये तो आप सब कर सकते हो। तो HTML कोड जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्रॉप टूल के अंदर ही होता है स्लाइस टूल। ठीक है, तो ये स्लाइस टूल लिया, और यहाँ से क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है तो स्लाइस टूल का टूल नहीं दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया, स्लाइस कर दिया इसको। तो स्लाइस करने से क्या हुआ कि अब इतना पोर्शन अलग कट गया एज एन इमेज। अब मुझे होम के लिए अलग बनाना है, तो होम को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब होम क्योंकि बिल्कुल जुड़ गया है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट स्लाइस टूल लूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा और इसको बड़ा कर लूँगा। यहाँ क्लिक करूँगा तो किसी भी को सेलेक्ट करके मैं उसके अंदर डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। मुझे फिर से इसमें नया स्लाइस करना है, तो मैं यहाँ से स्लाइस टूल करूँगा, फिर एक स्लाइस बनाऊँगा। इस तरीके से मैं इसको स्लाइस कर रहा हूँ। स्लाइस अलग अलग वहाँ करना होता है जहाँ जहाँ मुझे लिंक बनाना है। बेसिकली मुझे हर नेविगेशन की ऑप्शन में एक लिंक बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस बना रहा हूँ। लेकिन अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस है कि स्लाइसेस बनाना, उसका ध्यान रखना। तो मैं इस तरीके से स्लाइस नहीं बनाऊंगा। बना सकते हैं हम इस तरीके से भी, जगह 2-3 जगह लिंक बनाना है। उससे इजी तरीका क्या होता है कि हम कैसे स्लाइस बना सकते हैं कि हम गाइडलाइंस यूज़ करेंगे स्लाइसिंग के लिए। तो यहाँ से मैंने गाइडलाइन लिया, तो एक गाइडलाइंस बना दी। गाइडलाइंस बनाने के बाद क्या करूँगा, सेलेक्ट स्लाइस टूल पे जाऊँगा। ठीक है, अब क्या करना है, स्लाइस टूल लूँगा, सॉरी। स्लाइस टूल लेने के बाद क्या करूँगा, जब मैंने गाइडलाइंस बना दी, गाइडलाइंस इसके अंदर पार्टीशन कर दिए, इसमें मार्क कर दिया कि कहाँ कहाँ मुझे अलग अलग स्लाइसेस चाहिए। गाइडलाइन से मार्क करा है, स्लाइस से नहीं किया। तो गाइडलाइन से मार्क करने के बाद जब स्लाइस टूल सेलेक्ट करते हैं, तो स्लाइस टूल की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है स्लाइस फ्रॉम गाइड्स। ठीक है, तो स्लाइस फ्रॉम गाइड्स पे क्लिक करते हैं। तो स्लाइस फ्रॉम गाइड पे क्लिक किया तो एकदम से सारे के सारे वो स्लाइस बिल्कुल परफेक्ट बन गए। तो मैनुअली बनाने से बेटर है कि आप गाइडलाइन यूज़ करो। गाइडलाइन यूज़ करने के बाद आप स्लाइस कर सकते हो। लेकिन इस केस में होता क्या है कि थोड़े से एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो एक्स्ट्रा से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से करोगे सेलेक्ट स्लाइस टूल, इसे सेलेक्ट किया, डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया और इसे भी, एक ही रखा है। तो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं, तो जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये होम इन सब की वजह से यहाँ ऊपर भी बन गए हैं, तो इसे भी डिलीट कर दिया इसी तरीके से, और इसे भी डिलीट कर दिया। इसे सेलेक्ट किया और इसको यहाँ तक ले आए। पूरा ही कर देता हूँ यार, ख़त्म। एक ही से काम चला लेते हैं। दो बना सकते हैं हम, वैसे दो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सेपरेट लिंक बनाना नहीं चाहता, मेन लिंक का ही होता है। इसे सेलेक्ट किया, डिलीट 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 डिलीट, और कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ सिंपली। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप किसी भी स्लाइस को डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ही है पूरा का पूरा, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है, और यहाँ एक सिंगल है, और नीचे फुटर में भी एक सिंगल बना दिया क्योंकि फुटर में भी कोई लिंक बनाना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इन लिंक्स को एक्टिवेट करना, कि जिससे कि किसी भी जगह क्लिक करें तो कुछ चीज़ ओपन हो जाए। होता क्या है कि जब हम ब्राउज़र के अंदर कोई इमेज ओपन करते हैं
सपोज़ गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ओपन है। मैं यहाँ कोई इमेज ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये ब्लैंक दिख रहा है एड्रेस बार, और यहाँ से बैनर डॉट जेपीजी को ड्रैग किया और इसमें ड्रॉप कर दिया। तो ये बन गया। अब यहाँ पर पहले जो ब्लैंक आ रहा था एड्रेस बार, तो ये दिखा रहा है इसका पाथ, सी ड्राइव यूज़र्स डी ड्राइव डेस्कटॉप बैनर। तो ये इमेज का हमें पाथ चाहिए होता है, ठीक है। इस पाथ को कॉपी कर लिया। मैं फ़िलहाल तो कोई और इमेज का पाथ चाहता हूँ, तो मैं इसको भी रोकता हूँ और किसी और इमेज पे काम करते हैं। तो ये इमेज है, ये कौन सी है, बहुत छोटी इमेज है। मास्किंग वाली ले लेते हैं। तो ये मैंने इमेज ले लिया, इससे लिंक बनाना चाहता हूँ, तो इस पाथ को कॉपी कर लोगे आप। अब इसे बंद कर देते हैं। पाथ मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं वापस से फ़ोटोशॉप में जाता हूँ और मुझे होम के साथ उस पाथ को लिंक करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट स्लाइस टूल लोगे, डबल क्लिक करोगे और ये यूआरएल आ रहा है कि आप किस यूआरएल से लिंक करना है। तो कंट्रोल वी किया मैंने, क्योंकि कॉपी किया तो पेस्ट कर दिया। टारगेट होता है कि अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देंगे तो नई विंडो पे खुलेगा, सेल्फ लिख देंगे तो उसी विंडो के अंदर खुल जाएगा। तो ऐसे 2-3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। मैसेज लिखना चाहो कुछ लिख सकते हैं। ऑल टैग क्या होता है, अगर वो इमेज नहीं मिली जिस उस केस में, तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ जाता है ऑल टैग के अंदर, जो भी लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं लोगो के लिए लोगो लिख सकते हैं, बैनर है जैसे तो यहाँ बैनर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसे इमेज मिल रही है वहाँ, तो बैनर नहीं दिखेगा। अगर इमेज नहीं मिल रही तो बैनर दिखेगा, मिल रही है तो नहीं दिखेगा, नहीं मिल रही तो दिखेगा। और बैनर का क्या एडवांटेज है कि गूगल में कोई भी सर्च करते हो आप चीज़, तो अब अमिताभ बच्चन लिखा तो क्या होता है कि गूगल को कैसे पता लगेगा भाई यही अमिताभ बच्चन है। वो अनिल अंबानी की फ़ोटो तो नहीं दिखाता है अमिताभ बच्चन सर्च करने पे, और जबकि गूगल देख नहीं सकता है। तो वो क्या करता है कि देखता है किस किस इमेज के अंदर ऑल्टरनेट टैग के अंदर लिखा हुआ अमिताभ, तो उस इमेज को वो वहाँ दिखाता है। अब वो अपने आप को अपग्रेड कैसे करता है कि जो कीवर्ड हमने डाला, यानी कि जो हमने अमिताभ लिखा है गूगल पे, दैट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। सर्चिंग के लिए कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जो भी वर्ड लिख रहे हो, फ्रेज लिख रहे हो, तो वो कीवर्ड होता है। तो अब आपने लिखा अमिताभ, अमिताभ बच्चन, तो ऐसे कई सारे लोग अलग अलग अपने दिमाग के हिसाब से कीवर्ड लिखते हैं सर्च के लिए। तो उनमें जहाँ पे भी किसी जगह भी उस कीवर्ड को उससे मैच कर रहा होता है जो ऑल्टरनेट टैग से, तो वो इमेज आ जाती है। अब उन पे जो जो क्लिक होता रहता है जिन इमेजेस पे रेगुलर, तो वो तो ऊपर रहती हैं। जिन पे क्लिक नहीं होता तो वो धीरे धीरे नीचे होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि गूगल को पता चल जाता है कि ये इररिलेवेंट है और गलत टैग लिखा है। तो कई बार ये होता है ना कि गलत टैग लिख देंगे सर तब भी पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, स्लोली स्लोली वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया बैनर, ज़रूरत नहीं है बता दिया, लेकिन तो ये मैंने यूआरएल कॉपी किया था वहाँ से, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यूआरएल, इसे ओके कर दिया। सर्विसेज पे भी डबल क्लिक किया और सेम डायलॉग बॉक्स पे हो रहा है। यहाँ भी यूआरएल मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे एक और कॉपी करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस। तो प्रोडक्ट पे भी डाल देते हैं उसी को ही। और दो लिंक मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट और हेल्प अस, ठीक है। ये हेल्प और कॉन्टैक्ट मैंने ब्लैंक छोड़ दिए। तो 1 2 3 ये 3 लिंक मैंने एक्टिव कर दिए। अब मुझे इसका कोड जनरेट करवाना है फोटोशॉप से। तो कोड जनरेट कराने के लिए क्या करते हैं, गो टू द फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब लेगेसी, ठीक है। सेव फॉर वेब लेगेसी किया आपने। जब सेव फॉर वेब लेगेसी करोगे तो यहाँ पे कर दिया जेपिग। जेपिग करने से ये दिखा रहा है कि ये जो फाइल का साइज़ आ रहा है 10.58K आ रहा है और 3 सेकंड लेगी 56 kbps की स्पीड से। अगर मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ, PNG करता हूँ, तो अब इसका जो 10 KB आ रहा था, नाउ इट इज़ ओनली 4 KB, और 2 ही सेकंड ले गए ओपन होने में 56 kbps की स्पीड से। स्पीड तो इससे बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, तो सिर्फ इट विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो फाइल का साइज़ कितना रखना है, तो कम ही रखो। यहाँ से क्वालिटी भी कम कर सकते हैं। सपोज़ हमने जेपीग लिया, तो आप क्वालिटी कम करोगे तो भी फाइल का साइज़ कम हो जाएगा। जैसे ये 10
KB की फ़ाइल आ रही है 10.5 की, 50 कर दिया, 60 कर दिया, तो देखो 4 ही रह गया। तो यहाँ हाफ़ किया, यहाँ भी हाफ़ हो गया। तो ये इस तरीके से चलता है। फ़िलहाल मैं 100% के साथ रखूँगा। तो ये आ गया फिर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको करा सेव। सेव करने के बाद ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप पे, और वेबसाइट के नाम से बना दिया, ठीक है। और इस वेबसाइट के फ़ोल्डर को ओपन कर दिया। अब जो भी फाइल सेव होगी इसके अंदर ही होगी, और इसका नाम भी दे सकता हूँ मैं। और यहाँ फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट पे इमेजेस ओनली है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इमेजेस ओनली की जगह आप क्या लोगे, HTML एंड इमेजेस, ठीक है। क्या लोगे, HTML एंड इमेजेस। मैं ये अभी क्या नाम रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। HTML इमेजेस लिया और इसको सेव कर दिया, और यहाँ देखते हैं क्या हुआ। डेस्कटॉप पे वेबसाइट का फोल्डर था, तो ये देखो इन बन गई फाइल, ठीक है। और इसमें इमेजेस आ गई है। तो ये सारी जो मैंने स्लाइसिंग की थी वो सारी स्लाइस यहाँ आ गई मेरे पास। ये होम में अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये बटन्स भी आ गए, ये बैनर आ गया, ये बॉडी पार्ट आ गया, और ये फुटर आ गया, ठीक है। तो मैं वापस उधर जाता हूँ और इसे ओपन करते हैं। तो ये देखो ये बन के आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करता हूँ नोटपैड, तो मुझे HTML कोड दिख रहा है इसका। तो HTML कोड है, टेबल्स में बना हुआ है ये, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि टेबल्स में नहीं चाहिए मुझे, ये तो डिव में बना हुआ है, सॉरी CSS बना हुआ है। अगर मैं CSS की जगह इसको डिव में बनाना चाहता हूँ तो भी बना सकता हूँ। कैसे, कि फोटोशॉप में वापस जाता हूँ और फाइल, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी, और इसे किया जेपिग और सेव। तो सेव कर रहा हूँ तो सेमी फोल्डर में जा रहा हूँ, और यहाँ मैं दूसरा बना लेता हूँ एक और फोल्डर, इसके अंदर ही न्यू फोल्डर के नाम से बना दिया, इसे ओपन कर दिया। और यहाँ पर HTML इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मेट को HTML इमेजेस, और सेटिंग्स में जाके आप करोगे अदर। अगर मैं कोडिंग टेबल में चाहता हूँ या डिव में चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा। कैसे करूँगा, कि यहाँ लिख दूँगा मैं HTML इमेजेस फॉर्मेट में, और नीचे ले लूँगा अदर। अदर पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा, ये डायलॉग बॉक्स है आउटपुट सेटिंग। आउटपुट सेटिंग में लिखा रहा है HTML कोड जनरेट होना है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। तो ये कह रहा है कि स्लाइस आउटपुट जनरेट CSS, तो इसीलिए वो CSS रूल दिख रहा है बाई ID। इसमें भी मैं क्लासेस भी यूज़ कर सकता हूँ और इनलाइन भी लिख सकता हूँ। इसके बारे में आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, बाद में कभी बात करेंगे। तो ID ले लिया, और मैं अगर जनरेट टेबल करता हूँ तो जनरेट टेबल आ गया, ठीक है। जनरेट टेबल करने के बाद इसे ओके कर दिया और सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पर जो जनरेट किया न्यू फोल्डर के अंदर, हमने इसे राइट क्लिक करके ओपन विद करता हूँ नोटपैड। अब ये देखो ये टेबल के अंदर आ रहा है, TRTD लिखा आ रहा है ना, ये TRTD। तो इस तरीके से कोड जनरेट हुआ है TRTD टेबल में। और पहले जो हुआ था वो आपका था डिव में। आप लोग जो HTML जानते हो समझ जाएंगे, बाकी लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि कोड में वेरिएशन है क्या। तो यहाँ पे देखो ये CSS चल रहा है, ये डिव आ रहा है, TRTD की जगह डिव लिखा आ रहा है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल में जनरेट करोगे उसको, आपका पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। और ये पूरी एक्टिव लिंक के साथ है वेबसाइट। कहाँ गई, ये तो होम पे क्लिक किया, देखो ये खुल गया। सर ये डिव और डीपी में डिफरेंस क्या है सर? यहाँ क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, और ये कॉन्टैक्ट पे सिर्फ एरो आ रहा है, हेल्प में भी एरो आ रहा है, और यहाँ हैंड आ रहा है, यानी कि लिंक है। क्लिक किया तो लिंक ओपन हो गया, और यहाँ क्लिक किया हो गया, यहाँ क्लिक किया ओपन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम वेबसाइट बनाते हैं। अब आप पूछ रहे हो कि भाई डिव और उसमें टेबल में डिफरेंस क्या है ना। यस सर। डिव क्या होता है, ये जब HTML कोडिंग करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि लेआउट बनाना पड़ता है। लेआउट क्या होता है, कि एक नक्शा बनता है ना मकान का, कि कौन सा कमरा किधर रहेगा, कैसा रहेगा, तो एक मैप बनता है, ठीक है। तो उस लेआउट के अंदर हम पहले ही करते हैं, चीज़ें फिक्स करते हैं। जैसे गूगल आप सर्च कर ओपन करते हैं, जैसे अब ये आपकी स्क्रीन खुली हुई है, तो यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट है डिज़ाइनिंग के। ये यू आर प्रेजेंटिंग एवरीवन, ये लिखा आ रहा है। आप सबके सर्कुलर इमेजेस बनी हुई आ रही हैं, और ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, माइक ऑफ है ऑन है, तो वो भी इंडिकेशन आ रहा है। तो ये एक लेआउट है,
ठीक है। इस लेआउट को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक टेबल होता है कि टेबल के अंदर चीज़ें हम रख सकते हैं, और एक होता है डिव, तो हम उन दोनों में रख सकते हैं। जब आप HTML वगैरह पढ़ोगे तब आपको और ज़्यादा समझाऊंगा। अभी इतना समझ लो, लेआउट बनाने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है डिव और एक होता है टेबल्स। अगर आप ईमेलर बना रहे हो तो ईमेलर बनाओगे ना तो उसको टेबल में ही बनाना, CSS में मत बनाना, ठीक है। बस इतना याद रखना कि आपको, और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखने वाली है कि अगर ये फ़ोल्डर बन गया है, इस फोल्डर की अगर ये फाइल है अनटाइटल 1, मैं इसकी लोकेशन चेंज कर दूंगा, या इस इमेजेस वाले फोल्डर की लोकेशन चेंज कर दूंगा, ठीक है, या इसमें से किसी इमेज को डिलीट कर दूंगा, तो ये मेरा खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। सपोज़ मैंने यहाँ से इसे कट किया और इसे बाहर डेस्कटॉप पे रख दिया, तो अब ये जो है कुछ नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि जो सारी की सारी इमेजेस थी उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया। तो आप इसको यूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप पाथ चेंज नहीं होने दोगे, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं रहनी चाहिए। जैसे ये है, इसे यहाँ से फिर से कट किया और वेबसाइट में जाके इसे पेस्ट कर दिया, और अब ओपन करता हूँ तो सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, क्योंकि पाथ बाकी चीज़ों का भी वही है जो पहले था। तो पाथ चेंज होने से दिक्कत आती है, तो आप टेबल में लेआउट बनाओगे पहली चीज़, और दूसरी आप उसका पाथ चेंज नहीं होने दोगे, ठीक है। क्योंकि ईमेलर्स के अंदर अलग से CSS फाइल कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए CSS में कोड जनरेट करना नहीं। टेबल जो है HTML की बेसिक लेआउट फॉर्मेट है, तो HTML के सिंपल कोडिंग से हम उन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग पोजीशनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही समझ में आएगा, बाकी धीरे धीरे जब HTML पढ़ोगे तब और ज़्यादा समझाया जाता है। मैं प्रीता को तो, इसको कंचन को तो समझ में आ रहा होगा, कंचन को तो पता लग रहा होगा लेआउट होता क्या है ना। बाकी आप लोग कोई HTML पढ़ते नहीं मेरे से, तो नहीं तो उनको भी क्लियर हो जाता, ठीक है। अभी इतना मैंने बता दिया, इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है?